अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को इन डिटेल डिस्कस किया था और जैसा कि लास्ट के लेक्चर के एंड पर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ अगर मीटर है तो वो किस तरह से आया, स्टैंडर्ड ऑफ मास अगर किलोग्राम है तो किस तरह से, और ऐसे तरीके से इन 7 क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करें स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को। टाइम का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है सेकंड्स। अब आप देखें कि सबसे पहले एंशिएंट एरा के अंदर जो टाइम को मेजर किया जाता था वो मीन सोलर डे के थ्रू मेजर किया जाता था। वो अब मीन सोलर डे क्या है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास यहाँ पर अर्थ है जिसके सरफेस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पर मौजूद, और सन का जो सन जो है वो बिल्कुल उसके सर पर है। अब अर्थ की रोटेशन की वजह से दोबारा ये जो दुरानिया होगा जिस पर सन दोबारा इसके सर के ऊपर आएगा, उस दुरानिये को हम मीन सोलर डे कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवरहेड। तो वो सक्सेसिव अपीयरेंस सन की, जो कि अगर मान लेते हैं कि इस वक्त या हम दिन के किसी भी वक्त सूरज हमारे सर के ऊपर है, अब दोबारा से जब सूरज हमारे सर के ऊपर आएगा तो वो जो दुरानिया है उस दुरानिये को हम क्या कहते हैं, उस दुरानिये को हम मीन सोलर डे कहते हैं। अब देखेंगे एक मीन सोलर डे के अंदर 24 घंटे होते हैं। ठीक है ना, अगर सन हमारे सर के ऊपर है तो दोबारा हमारे सन के ऊपर एक दिन के बाद आएगा, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और सेकंड्स की बात करें तो 3600 सेकंड्स होते हैं। अब क्या होगा कि 24 मल्टीप्लाई, अगर हम इसके सेकंड, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड्स है ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे तो इट बिकम्स 86,400 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर सेकंड को डिफाइन करना चाहें तो आप देखेंगे यहां पर 86,400 मल्टीप्लाई कर रहा है सेकंड के साथ, इज इक्वल टू के उस तरफ ड्राइव करवाएंगे तो वो डिवाइड करेगा, यानी कि मीन सोलर डे का 86,400 वहां जो हिस्सा होगा, यानी कि मीन सोलर डे के हम कितने हिस्से करें, 86,400 टुकड़े करें तो वो एक जो टुकड़ा होगा, या यूं कह लेंगे वो जो एक लम्हा होगा, उस एक लम्हे को हम 1 सेकंड कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब ये तो था मीन सोलर डे। अब देखें ना, सेकंड की डेफिनेशन आ गई। सेकंड इज द 86,400 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल टाइम। अब यूनिवर्सल टाइम क्या है, वो टाइम जो अर्थ के रेफरेंस के थ्रू मेजर किया जाए उसे हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एटॉमिक क्लॉक, जो कि एटॉमिक क्लॉक के थ्रू इस वक्त टाइम हम मेजर करते हैं। अब एटॉमिक क्लॉक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक यूं कह लेंगे एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम सीजियम 133 एलिमेंट को यूज करते हैं, और वो सीजियम 133 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट जो करता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 9,192,631,770 हर्ट्ज, यानी कि 9192,631,770 हर्ट्ज, यानी कि 77 इतना जो है वो वाइब्रेट करता है 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में। तो हमारे पास कितना बनता है, हमारे पास 1 सेकंड बनता है। क्लियर। आप यहां पर देखें, जैसे यहां पर एक ये क्लॉक आपको शो हो रहा है, अगर सीजियम मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और वो सीजियम 9192,631,770 हर्ट्ज तक वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है,
तो हमें यहाँ पर 1 सेकंड दिखेगा। ठीक हो गई बात। अब ये जो एरर आता है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, वो एरर हमारे पास 30,000 ईयर्स में 1 सेकंड का एरर आता है। नाउ द क्वेश्चन इज डेट कि अगर हमारे पास मीन सोलर डे था, यूनिवर्सल टाइम है, तो फिर एटॉमिक क्लॉक की हमें क्यों नीड पड़ी? आप देखें कि मीन सोलर डे है तो वो हम सन के रेफरेंस से मालूम कर रहे हैं। और सोचें किसी दिन मौसम खराब है या सीजनल हमारे पास चेंजेस जो आती हैं उनमें सन की ड्यूरेशंस में भी चेंज आ जाता है, या अगर मौसम इतना खराब है कि सन बादलों में छुपा हुआ है, तो फिर हम टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने टाइम को जो है वो एटॉमिक क्लॉक के उससे मेजर किया, जिसमें 30,000 सालों में 1 सेकंड की गलती आने की गुंजाइश। इसी तरीके से फिर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मैथ आ जाता है, जो कि हमारे पास है किलोग्राम। अब मैथ का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ स्पेसिफिक पैलेटिनियम इरिडियम सिलेंडर kept at the International Bureau of Weights and Measures in Sivers, France। अब क्या हुआ कि मास का जो स्टैंडर्ड बनाया गया, जो कि किलोग्राम है, उसके लिए एक सिलेंडर डिजाइन किया गया जो कि पैलेटिनियम और इरिडियम का बना हुआ था। और फिर ये क्या कहा कि अब पैलेटिनियम और इरिडियम के इस सिलेंडर के बराबर जो भी क्वांटिटी आएगी वो 1 किलोग्राम के बराबर होगी। फिर हमें पता चला कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स मौजूद होते हैं। आई मीन के फिर ये स्केल्स हमने सेट किए। अब क्वेश्चन, फिर यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये कि पैलेटिनियम और इरिडियम का ही सिलेंडर क्यों बनाया गया। दूसरा ये कि सिर्फ यहां पर आप देखें कि मैस एक वाहिद फिजिकल क्वांटिटी है जिसके प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया, यानी कि किलोग्राम लिखा गया। मीटर को किलोमीटर में मेजर नहीं किया गया, टाइम को नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स इनमें मेजर नहीं किया गया, लेकिन मैस को किलोग्राम के अंदर मेजर किया गया। तो अब एक का रीजन मैं बताता हूं, एक का रीजन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। हमने पैलेटिनियम और इरिडियम का अलॉय या सिलेंडर इसलिए यूज किया क्योंकि पैलेटिनियम और इरिडियम वो एलिमेंट्स हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि फिजिकल चेंजेस यहां पर नहीं आती। अगर टेम्परेचर कुछ भी हो, पैलेटिनियम और इरिडियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर तूफान आ रहा है, यूं कह लेंगे फ्लड आ गया है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन पैलेटिनियम और इरिडियम पर किसी भी किस्म का फर्क नहीं आएगा। हमने पढ़ा है कि काफी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये उन फिजिकल चेंजेस या यूं कह लेंगे उन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हमने पैलेटिनियम और इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, जो कि हमारे पास है मीटर। अब मीटर क्या है कि आप देखेंगे लाइट कितना ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारे पास 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको राउंड ऑफ करें तो इट बिकम्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस स्पीड को अगेन फिर वही आ जाता है कि इसके 3 इंटू 10⁸ पीसेस करूं, जो कि लगभग हमारे पास 30 करोड़ पीसेस आ जाते हैं, तो फिर उस एक पीस के अंदर जो विजिबल लाइट होगी, तो वो विजिबल लाइट की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर की होगी। आसान लफ्जों में फिर आपको समझा देता हूं कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड कवर करती है। अब अगर मैं 30 करोड़ पीसेज करूं, तो वो उस एक पीस की जो लेंथ होगी जिसमें लाइट हमें विजिबल है, उस एक पीस को हम 1 मीटर कहेंगे। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर। अब स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर क्या? अच्छा, अगर मैं इन तीनों यूनिट्स की बात करूं तो
टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच मौजूद है, ठीक है, और लॉजिक गेट्स होते हैं जिनमें हम ह्यूमन रिएक्शन टाइम से जो है वो बच सकते हैं, एरर से बच सकते हैं, स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिकल बैलेंस होता है, और इसी तरीके से अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हमारे पास रूलर्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैं पहले ही बता दूं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं, थर्मोस्टेट्स होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है कि द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कोएग्जिस्ट। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के थ्रू हम स्टैंडर्ड बनाया टेम्परेचर का, जो कि हमारे पास केल्विन है, और ये क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पर पानी की तीनों स्टेट्स मिले, ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर अगर मैं देखूं, जैसे अगर हम हमारे घर में बर्फ जब हम उठाते हैं और वो बर्फ खासतौर पर कच्ची हो, तो हम देख देंगे उसके साइड्स जो है वो बर्फ थोड़ी थोड़ी जमी भी होती है, लेकिन उसके अंदर पानी भी मौजूद होता है। और फिर अगर हम उसमें ज्यादा थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हमें उसमें से धुएं भी निकलते हुए दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये उस टेम्परेचर पर मौजूद है जहां पर तीनों ही स्टेट्स, आप देखें ना कि अगर साइडों से जमी हुई है तो इट मींस सॉलिड, बीच में पानी है तो इट मींस के लिक्विड, और धुएं निकल रहे हैं तो इट मींस के गैसेस। तो तीनों स्टेट्स मौजूद है। तो वो टेम्परेचर जिस पर वाटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर कोएग्जिस्ट करे, ऐसे स्टेट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास किसके बराबर, 273.16 केल्विन के बराबर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 273.16 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर इक्वल टू इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, और अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी हमारे पास यही है, यानी कि 273.16। तो अब 273.16 डिवाइडेड बाय 273.16, तो इट बिकम्स 1 केल्विन, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो केल्विन इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 273.16 पार्ट जो है वो 1 केल्विन के बराबर हो, और यही फिर हमारे पास किसका स्टैंडर्ड आ जाता है, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। अब लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है कि इससे हम मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर। लुमिनियस इंटेंसिटी को हम उर्दू में कहते हैं रोशनी की शिद्दत। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब हमें पता है कि लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए हम ब्लैक बॉडी लेते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी एक्चुअल में एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है और एक परफेक्ट एमिटर भी होती है। जितनी रेज वो एब्जॉर्ब करती है उतनी वो एमिट भी कर सकती है, ठीक है। तो अब अगर मैं फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कर लूं, यानी कि एक ऐसा क्यूब ले लूं जिसका एरिया हमारे पास 1/600,000 मीटर स्क्वायर ले लें उस क्यूब का एरिया जो है, और प्रेशर जो है वो हम ले लें, हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा वो 101325 पास्कल्स ले लें, और प्लेटिनियम का फ्रीजिंग पॉइंट ले लें, यानी कि टेम्परेचर क्या रखें 1768 सेल्सियस। तो वो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट आउट करेगी उसकी इंटेंसिटी को हम क्या कहेंगे, उसकी इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करेंगे, और वो हमारे पास लुमिनियस इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी कि वो एक जो वेवलेंथ बनेगी उसकी इंटेंसिटी हमारे पास कैंडेला में हम इसको मेजर करेंगे। मोस्टली हम पढ़ते हैं तो वो इंटेंसिटीज की हम बात नहीं करते, हम वो वेवलेंथ की बात करते हैं, और वेवलेंथ को मीटर में बात करते हैं। तो ये बात भी आपने जरा सा क्लियर रखनी है यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ करंट। अब करंट क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, यानी कि हमारे पास करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, और करंट अपॉन चार्ज अपॉन टाइम,
किसी स्पेसिफिक टाइम में चार्ज का जो फ्लो है वो करंट को डिफाइन करता है। अब चार्ज की जगह पर आ गया Q, टाइम की जगह पर आ गया T, तो Q अपॉन T इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि द अमाउंट ऑफ करंट passing through any point of a conductor if 1 coulomb charges passes through that point in 1 second। एम्पियर हम किसे डिफाइन करेंगे कि अगर करंट पास हो रहा है 1 कूलम चार्ज होने की वजह से। देखें मैं आपको क्लियर करता हूं, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जो पास हो रहा है तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को हम कहेंगे कि वो हमारे पास 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, इसी के साथ फिर हमें पता है कि 1 E जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो अगर मैं कूलम की बात करूं तो आप देखें ना कि 1 कूलम की बात हो रही है, तो आप देखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इट बिकम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पास होंगे तो वो जो करंट प्रोड्यूस करेंगे वो करंट क्या होगा, 1 एम्पियर का होगा। तो आप देखेंगे हमारे पास 2 तरीकों से हम करंट के स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड के अंदर किसी बॉडी में से फ्लो करेगी, किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगी, तो उस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 1 एम्पियर का होगा। या हमें पता है कि 1 कूलम बराबर होता है 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम 1 कूलम की बात करें या कहें कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर पास हो तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट 1 एम्पियर का होगा। होप्स हो कि आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इन द लास्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री इंटेंसिटीज एज आर कंटेन्ड बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। आसान लफ्जों में हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर हम मोल्स की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी पार्टिकल में मौजूद, किसी सब्सटेंस में मौजूद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में उस सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ उस सब्सटेंस का जो है वो यूं कह लेंगे पार्टिकल्स को डिफाइन कर रहा होता है। आप देखेंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज आर कंटेन्ड बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है तो 1 मोल के अंदर कितने एलिमेंट्री एंटिटीज मौजूद हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। फिर आसान लफ्जों में से और अच्छे तरीके से क्लियर करना, हमने 12 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया, उस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा यानी कि जो पार्टिकल्स उसमें मौजूद होंगे वो कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर, और ये सब मिलकर हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1 मोल बना रहे हैं। तो ये थे हमारे पास स्टैंडर्ड्स। यहां पर अगर किसी कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।